नमस्कार दोस्तों, जुलाई 1947 की बात है। अमेरिका में यूएफओस को लेकर एक बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर से छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे हैं, यूएफओस को देखा है। इस क्रेज की शुरुआत करीब एक महीने पहले 24 जून को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा। इन्होंने कहा कि वो बड़ी तेज उड़ रहे थे, उनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर थी। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इस बात से सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबर आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। नक्शे में देखिए कि किन किन जगहों पर यूएफओ साइटिंग्स हुई अमेरिका में। मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया। कहा कि देखो 3 एरियाज में सबसे ज्यादा साइटिंग्स देखने को मिल रही है यूएफओस की, और ये वो 3 जगहें हैं जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चलने लग रही है। इस सब हल्ले के बीच न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था मैक ब्रेजल नाम से। उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टिन फॉइल, रबर और पतली सी वुडन बीम्स। उसे समझ में नहीं आया वो क्या है। उसे लगा कि कहीं इस सब का कोई उस यूएफओ वाले क्रेज से कोई रिलेशन हो, तो वो इस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया 7 जुलाई को। इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लैंकहार्ट, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। अगले दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है ये कहते हुए कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, ये अब हकीकत बन चुकी है। The 509th Bomb Group of the 8th Air Force, Roswell Army Airfield was fortunate enough to gain possession of a disc. मतलब यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उन्हें यूएफओस का सबूत मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मलबा हमारे पास लाया गया है, ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून का है। प्रूफ के तौर पे मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज करी जाती हैं, जहां पर वो इस वेदर बैलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है यहाँ पर कोई यूएफओ नहीं है, बस ये तो एक वेदर बैलून ही था, और जनता भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन कई साल बाद जाकर लेट 1970s में एक बार फिर से रूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है। अफवाहों में कहा जाता है कि इस यूएफओ पर एक बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ जाकर क्रैश कर गया और यहाँ बैठे जो भी एलियंस थे वो सब मारे गए। साल 1980 में मेजर मार्शल जाकर एक किताब लिखते हैं द रोजवेल इंसिडेंट नाम से, और कहते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो, वो धरती का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेके आज तक रोजवेल इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। नई थ्योरीज उभर कर आती हैं। लोग कहते हैं कि ये जो क्रैश हुआ था यूएफओ का, एक्चुअली में यहाँ पर एक जिंदा एलियन पाया गया था। यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख दिया है, और कुछ लोग मानते हैं, कहते हैं कि आज के दिन तक वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है। यूएस आर्मी कोशिश कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की, लेकिन ये सब कुछ होने लग रहा है एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लोकेशन पर, जिसका नाम है एरिया 51। आइए समझते हैं इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 एक्चुअली में दोस्तों यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो आपको रेगिस्तान के बीचों बीच मिलेगी, किसी भी शहर से मीलों दूर। यहाँ पर आना, ट्रेस पासिंग करना और आम जनता के लिए इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बाहर आपको कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड्स दिखाई देंगे, फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो यहाँ पर तो डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा। बार बार वार्निंग 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 लिख रखा है साइन बोर्ड्स पर। तो क्या है एक्चुअली में इसके अंदर? एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले दोस्तों इस एरिया 51 को लेकर। जून 2019 की बात है। जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट पर बॉब लजार को इनवाइट किया था। जो रोगन, अगर आप नहीं जानते, बड़े फेमस पॉडकास्टर हैं, और बॉब लजार एक्चुअली में एक कल्ट फिगर टाइप के आदमी हैं जो यूएफओ जैसी चीजों में बड़ा विश्वास रखते हैं। क्लेम करते हैं कि इन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया है फ्लाइंग सॉसर्स को और एरिया 51 को।
क्योंकि इनका कहना है कि एक्चुअली में एरिया 51 में काम करने वाले एक रिसर्चर थे। वहां पर इन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च करी और इनका काम था एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना उसका इस्तेमाल करके। This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. इस पॉडकास्ट को सुनकर मैटी रॉबर्ट्स नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट बड़ा इंस्पायर्ड फील करने लगा। उसने कहा, भाई ये क्या छुपा रही है सरकार, हम भी जानना चाहते हैं। अगर हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार हमें रोक लेगी, हमारा मुंह बंद करा लेगी। लेकिन अगर हम भीड़ में सारी जनता एक साथ जाए, एरिया 51 में धावा बोल दे, तो कैसे रोकेगी हमें सरकार। इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में इसने लिखा कि हम सब साथ में मिलते हैं एरिया 51 पर रात के 3 बजे 20 सितंबर 2019 को और साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे अंदर घुसा जाए इस टॉप सीक्रेट फैसिलिटी के। ये फेसबुक इवेंट एक जोक इवेंट था, मजाक में बनाया गया था। इसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें भी लिखी हुई थी, जैसे कि हम सब नारुतो की तरह भागेंगे। अगर मिलिट्री वाले हम पर गोली चलाने की कोशिश करें तो हम उनसे तेजी से बचकर निकल सकते हैं अगर हम इस तरीके से नारुतो की तरह भागे। वीडियो देखिए। नारुतो को अगर आप नहीं जानते, एक जापानीज सीरीज है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो इसी अजीब तरीके से भागता है। तो ये पढ़कर ये चीज काफी क्लियर हो जाती है कि ये मजाक में बनाया गया इवेंट था, लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। लोगों ने चीजों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अगस्त के एंड तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी अटेंडेंस को कंफर्म किया कि वो इस इवेंट में आएंगे, एरिया 51 के अंदर घुसेंगे। मैटी रॉबर्ट्स ने जब देखा उसका ये मजाक वाला इवेंट इतना पॉपुलर बन चुका है तो वो डर गया। What started as a joke on Facebook now has reached millions of people, and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. So the FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. उसने कहा, एक स्टेटमेंट निकाली कि हेलो यूएस गवर्नमेंट, ये एक मजाक था। मेरा एक्चुअली में इंटेंशन नहीं है इस मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर घुसने का। मुझे बस लगा थोड़ा फनी होगा और इंटरनेट पे थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी, लेकिन अगर एक्चुअली में कोई लोग घुसते हैं एरिया 51 के अंदर तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूं। अब इन 2 मिलियन लोगों के लिए जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया था एरिया 51 में आने का, उनके लिए एक्चुअली में आना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एरिया 51 पर धावा बोलने के लिए वहां तक पहुंचना भी जरूरी है। और जैसा मैंने बताया, एरिया एक्चुअली में रेगिस्तान के बीचों बीच है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। एक 250 किलोमीटर लंबा हाईवे इस रेगिस्तान के बीच से गुजरता है, लेकिन इस हाईवे पर आपको एक पेट्रोल पंप तक नहीं मिलेगा। दिन में यहाँ रेगिस्तान में तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही होता है गर्मियों में। और इकलौती चीज यहाँ इस रेगिस्तान में एरिया 51 के पास है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है रेचल। इस गांव की पॉपुलेशन है 54 एज ऑफ 2019। 54,000 नहीं, 5400 भी नहीं, एक्चुअली सिर्फ 54। इस जगह का इतना आइसोलेटेड होने के पीछे रीजन ये है कि ये एरिया 51 अमेरिका में लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल जमीन के अंदर है। इस जमीन का नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ ये एरिया है। इस फैसिलिटी के बगल में एक और रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है जिसका नाम है नेवाडा टेस्ट साइट, और अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करी थी वहां पर 1950 से लेकर 1990s के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी जगह पर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करी जा रही है, उन्हें फोड़कर देखा जा रहा है, तो ऐसी जगह को रिस्ट्रिक्टेड बनाना काफी जरूरी था। एक्चुअली इस इवेंट की आगे बात करने से पहले एरिया 51 की हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में दोस्तों बात आती है कोल्ड वॉर की। वैसे कोल्ड वॉर की बात मैं इतने वीडियोस में कर चुका हूं कि इसकी अलग से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन सकती है। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों, दुनिया भर में आज की रीसेंट हिस्ट्री में इतने सारे इवेंट्स कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, क्या किया जाए। तो एरिया 51 को एक्चुअली में बनाया गया था दोस्तों कोल्ड वॉर के समय में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राइवलरी चलने लग रही थी। Paranoia was growing about communist infiltration of unions, the entertainment industry, and the military and government itself. इसे बनाया गया था एज अ टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी फॉर एयरक्राफ्ट, हवाई जहाजों को टेस्ट करने के लिए। इसी रीजन से 1950s में अमेरिका के इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइंग एयरक्राफ्ट थे, उनकी टेस्टिंग एक्चुअली में एरिया 51 में करी गई थी। तो जब मिलिट्री के इतने महत्वपूर्ण हथियारों को यहाँ पर परखा जाएगा, जाहिर सी बात है इस एरिया को सीक्रेटिव रखा जाएगा। शुरू से ही बहुत कम इंफॉर्मेशन इस एरिया के बारे में बाहर की दुनिया को पता थी,
और जैसा मैं कई पुराने वीडियोस में आपको बार बार बताते आया हूं, जहां जहां पर इंफॉर्मेशन की कमी होती है वहां वहां पर कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलती हैं। 1954 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। The story of top secret reconnaissance aircraft really begins midway in the 20th century, in the darkest days of the Cold War. 2 CIA के बंदों को इस काम पर लगाया जाता है कि ढूंढने निकलो एक ऐसी लोकेशन जहां पर हम ये सारी चीजों की टेस्टिंग कर सकें, ऐसे स्पाई प्लेन्स बना सके जो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर वेपन्स को गहराई से जांच सके। एनी जैकबसन अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका's टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक सीक्रेट बेस ढूंढा जो नेवाडा के एक सूखे हुए लेक बेड के बीच में था। It was a vast, dry lake bed known as Groom Lake. Today it's known by another name, Area 51. ये जगह ऑलरेडी एक क्लासिफाइड जगह थी जहां पर सरकार न्यूक्लियर हथियारों को फोड़ने लग रही थी और टेस्टिंग करने लग रही थी। लेकिन एरिया 51 में जो काम चलता है वो स्पाई एयरक्राफ्ट्स को बनाने का होता है, और 2 स्पाई एयरक्राफ्ट यहाँ पर बड़े ही कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्टैंड आउट करते हैं। पहला है U-2 स्पाई एयरप्लेन जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था, अमेरिका के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था पता लगाना कि एक्चुअली में अंदर चल क्या रहा है देश के, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं थी। तो 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर एक CIA का कोवर्ट प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्वाटोन। $22 मिलियन का बजट एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जाए जो 4800 किलोमीटर तक चल सके बिना रिफ्यूलिंग के, जिसके ऊपर 320 किलो के कैमरास कैरी किए जा सके और जो 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो डिटेक्ट नहीं किया जा सके किसी रेडार में और ना ही किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के द्वारा। ऐसे बनता है इनका U-2 स्पाई प्लेन जो कि अमेरिका के इतिहास में एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाई एयरप्लेन्स है। अगले कुछ सालों तक अमेरिका काफी हद तक सक्सेसफुल रहता है सोवियत यूनियन के ऊपर स्पाई करने में इस प्लेन का इस्तेमाल करके, लेकिन 1 मई 1960 को एक U-2 विमान मिसाइल के जरिए नीचे गिरा दिया जाता है सोवियत एयर स्पेस में। CIA pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. Years of hard-won secrecy for the US intelligence community were wiped out in a moment. अमेरिका को मजबूरन एडमिट करना पड़ता है कि वो स्पाइंग करने लग रहे थे यहाँ पर, लेकिन मिलिट्री पर प्रेशर बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि अब एक और ऐसा प्लेन बनाओ जिसे बिल्कुल भी ना शूट डाउन किया जा सके, जो और भी ज्यादा तेज उड़ता हो और भी ज्यादा सीक्रेटिव हो। और ऐसे बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा, 24,000 मीटर की हाइट पर ये उड़ सकता है। इतना ऊंचा और इतना तेज कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई इसे मारकर नीचे गिरा पाए। ऐसे भयानक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब कोल्ड वॉर चलने लग रही है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। तो कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन को और दुनिया से बात छुपाकर भी रखी जाए? CIA UFOs का इस्तेमाल करती है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में UFOs उड़ने लग रहे हैं। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. CIA खुद इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है। आसमान में जो UFOs उड़ने लग रहे हैं, ना ही ये क्लेम्स को डिनाई करते हैं, ना ही सच बताते हैं। ये अजीब से दिखने वाले, इतनी तेज उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्या ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स हैं? CIA के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है इस प्रोग्राम को सीक्रेटिव रखने का। लोगों को यकीन करते रहने दो कि ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हमारे टॉप मिलिट्री के सीक्रेट विमान है। यही कारण बताया जाता है कि रॉसवेल इंसिडेंट की जो फ्लाइंग सॉसर वाली थ्योरी थी, उसे मीडिया में, अखबारों में एक दिन तक क्यों चलते रहने दिया गया। लेकिन एट द सेम टाइम CIA ये भी जानता था कि अगर सरकार अपनी तरफ से एडमिट कर ले कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो एलियंस पर कुछ जांच करने लग रहे हैं, तो भी बड़ा हल्ला मच जाएगा देश में। लोगों में पता नहीं कितना डर और पैरानोया फैल जाए। इसलिए एक दिन बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ऐसे 1970s में ये अफवाहें जो थी UFOs की, ये फिर से जागने लगती हैं, क्योंकि 1970s ही वो समय था जब इस ब्लैकबर्ड SR-71 विमान की टेस्टिंग चल रही थी। The SR-71 roared skyward with maximum afterburner thrust. A legendary pilot was taking the first ever flight in a legendary airplane.
यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे ये हमें साल 1994 में ही पता लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स जानने के बाद भी कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ावा देने लगते हैं। एरिया 51 का एलियंस के साथ एसोसिएट होना, इसके पीछे कारण बताया जाता है बॉब लजार जैसे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। इन्होंने साल 1989 में क्लेम किया था कि ये एक्चुअली में एरिया 51 के सेक्टर 4S4 के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्लेम था कि ये एक्चुअली में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लग रहे हैं, सरकार ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन आज के दिन बहुत से क्रेडिबल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने मन से बनाकर चीजें बोलने लग रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से वो जो इवेंट होने जा रहा था उसका क्या हुआ, जहां पर 2 मिलियन लोग आने जा रहे थे। मिलिट्री में काम करने वाले सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया, क्योंकि एरिया 51 तक आना इतना मुश्किल था, ये एरिया इतना आइसोलेटेड है, तो 2 मिलियन लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन एक्चुअली में इनका एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ 30,000 के करीब लोग आएंगे। एरिया 51 का ये इवेंट एक म्यूजिक पार्टी इवेंट की तरह बन चुका था, जिसकी थीम थी एलियंस। रॉबर्ट्स ने इस इवेंट को एलियन स्टॉक करके बुलाना चालू किया, लेकिन जब ये दिन एक्चुअली में आया तो 30,000 भी नहीं, सिर्फ 6,000 लोग ही इस इवेंट में आए। ज्यादातर लोग जानते थे कि इसके आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, तो ये अपने टेंट्स लेकर आए थे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में टेंट्स लगाए और फिर पार्टी करी। दूसरी तरफ सरकार बड़ी कंसर्न थी इस इवेंट को लेकर, पता नहीं था कितने हजारों लोग आएंगे, तो जो पुलिस की संख्या थी इस इवेंट में वो ज्यादा थी एक्चुअल इवेंट करने वाले लोगों से। थैंकफुली ये बड़ा ही पीसफुल इवेंट था, लोगों ने बस मजे किए, अपने थोड़ी पार्टी करी, कोई एरिया 51 के अंदर एक्चुअली में घुसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उस एरिया के जो शेरिफ थे उनका कहना था कि ये जो इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हमें लाने पड़े उसकी कॉस्ट $3 लाख पड़ी। अच्छा, अब हम अपने रॉसवेल इंसिडेंट पर वापस आए तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, जब मिलिट्री ने कहा था कि वो एक वेदर बैलून था। साल 1994 में हमें पता चलता है दोस्तों, एयरफोर्स बताती है यूएस की कि एक्चुअली में वो एक न्यूक्लियर सर्वेलेंस बैलून था। एक ऐसा स्पाई डिवाइस था जो प्रोजेक्ट मोगुल के अंदर बनाया गया था, और इसका पर्पस था कि जब सोवियत यूनियन अपनी न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करे तो उसके साउंड वेव्स डिटेक्ट किए जा सकें बहुत ज्यादा दूर से इन बैलून्स का इस्तेमाल करके। अब ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलने के पीछे एक कारण ये भी है दोस्तों, जब सरकार ने इतनी बारी पहले झूठ बोला और अब 1994 में अगर सरकार एक और नई स्टेटमेंट देती है तो लोगों ने कहा कि भाई अब हम क्यों यकीन करें, तो लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो गया था, इसलिए इसके बाद भी कंस्पिरेसी थ्योरीज और फैलती रही। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप एयरप्लेन्स की साइटिंग्स को देखोगे, आमतौर पर जो एरोप्लेन्स होते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, वो 10,000 से लेकर 12,000 मीटर की हाइट तक उड़ते हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं U2 और SR-71 जैसे, ये 12,000 मीटर 18,000 मीटर की हाइट पर भी उड़ते थे। इनफैक्ट SR-71 का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 26,000 मीटर तक था। इनकी टेस्टिंग आमतौर पर करी जाती थी सनसेट के टाइम से कुछ देर पहले। अब खुद ही आप सोचकर देखो दोस्तों, जब ये इतने अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट्स इतनी हाइट पर उड़ेंगे और वहां दूर सूरज भी ढलने लग रहा है, तो उसकी रेज आकर इस पर चमकती हुई दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि ये चमकने लग रहा है, और इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसे नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली में एलियन यूएफओ है। ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स में एक्चुअली में यही होता है, मिलिट्री के ड्रोन्स, मिलिट्री के डीकॉय फ्लेयर्स या फिर कोई भी अननोन एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री ने बनाया है, उसे लोग गलती से मान बैठते हैं कि ये यूएफओ है। यूएफओ शब्द का मतलब भी वैसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ये किसी ने नहीं कहा कि एक्चुअली में एलियंस होता है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ भी अनआइडेंटिफाइड चीज हो सकती है, और क्योंकि एरिया 51 के अंदर और उसके आसपास ही इन सारे स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग करी गई, तो जाहिर सी बात है कि इसे क्यों एसोसिएट कर लिया गया एलियंस से। यूएस एयरफोर्स की प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने कई यूएफओ साइटिंग्स को इन्वेस्टिगेट किया था। जहां जहां लोगों ने क्लेम किया था कि यूएफओ उन्होंने देखा था, उन्होंने टाइम नोट किया और अपने खुद के फ्लाइट रिकॉर्ड से चेक किया। पता चला कि फ्लाइट रिकॉर्ड्स मैच करते थे। लेट 1950s 1960s में ऐसे ही मेजॉरिटी यूएफओ रिपोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया। बॉब लजार कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो क्लेम करते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा हायर किया गया था एलियन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता चलता है कि उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी फैब्रिकेटेड है। उनकी फर्जी डिग्री है एक MIT से जो क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे MIT यूनिवर्सिटी में, इसलिए ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है उस चीज की, लेकिन क्लेम करते हैं कि भाई MIT से पढ़ाई करी। ये तो वही बात हो गई कि मैं भी कह दूं कि मैंने अंडर कवर रहकर सरकार के लिए काम किया था, IIT में रिसर्च करी थी, इसलिए मैंने IIT से पढ़ाई करी है, लेकिन आपको कोई IIT का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा मेरे नाम से, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। समझ रहे हो ना? बॉब लजार ने क्लेम किया था कि एलियन स्पेसक्राफ्ट को एलिमेंट 115 के द्वारा पावर किया जाता था, जिसकी मदद से अपनी खुद की ग्रेविटी क्रिएट कर सकता था वो एलियन स्पेसक्राफ्ट। Element 115 is a super heavy element.
But it's a unique element. When it's exposed to radiation, it produces its own gravitational field, its own anti-gravitational field, and it's what's used to lift and propel the craft and create distortions around it. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। लेकिन कई साल बाद जाकर 2003 में रशियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली में इस एलिमेंट का आविष्कार किया। नाम रखा गया इसका मॉस्कोवियम, और ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो ग्रेविटी क्रिएट कर सकता हो। जून 2013 में जाकर CIA पब्लिकली एरिया 51 के बेस को एक्नॉलेज करती है और जो भी इसका इतिहास रहा है उसकी सीक्रेट डिटेल्स को डीक्लासिफाई कर देती है अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये बेसिकली दोस्तों RTI एक्ट से काफी सिमिलर है। इंडिया में जैसे RTI फाइल करी जाती है सरकार के बारे में कुछ चीज पता करने के लिए, अमेरिका में इनका ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है और इसको लेकर ये फाइल करी गई थी ये रिक्वेस्ट 2005 में, और 2013 में CIA ने इंफॉर्मेशन को रिलीज भी कर दिया। Newly released CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships, you might be disappointed. इस इंफॉर्मेशन रिलीज में हमें एक्चुअली में एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है जो CIA ने बताई है। आप नक्शे पर देख सकते हैं। ये नेवाडा की स्टेट में मोहावे डेजर्ट के बीचों बीच है। जनवरी 2017 में 13 मिलियन पेजेस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के CIA के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ऑनलाइन। इन डॉक्यूमेंट्स में ढेर सारे आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे UFO साइटिंग्स के और एक्सपेरिमेंट्स के जो CIA करने लग रहा था। जनवरी 2021 में फिर से हजारों CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं UFOs के ऊपर। Through the 1950s, UFO sightings become the convenient cover-up for U-2 flights. But on May 1st, 1960, America's top secret spying mission is blown when the USSR downs a high-flying U-2. और इस बारी एजेंसी का कहना है कि जितना भी रिकॉर्ड था इनके पास UFOs के ऊपर अब सब पब्लिक के सामने मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स इसमें काफी इंटरेस्टिंग थी। मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स देखे गए थे रशियन शहर के ऊपर। एक फर्स्ट हैंड अकाउंट था एक अजीबोगरीब चीज का, एक अजीबोगरीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो अजरबैजान की राजधानी बाकू के ऊपर देखा गया था। US गवर्नमेंट लेकिन आज के दिन इन्हें UFOs नहीं बुलाती क्योंकि UFOs एलियन से काफी ज्यादा एसोसिएटेड हो गए हैं, बल्कि US सरकार अब शब्द यूज करती है UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। दिसंबर 2020 में US पार्लियामेंट ने जब कोरोना वायरस का स्टिमुलस रिलीज किया था, सेम टाइम पर पार्लियामेंट ने नेशनल इंटेलिजेंस और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कहा था कि UAPs के ऊपर तुम्हारी जो भी रिपोर्ट है वो जनता के सामने रिलीज करो। अब कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के पास कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है वैसे यहाँ पर, क्योंकि US की सरकार खुद ही मांग कर रही है कि ये जो भी UFOs UAPs के ऊपर डेटा है ये सब रिलीज करो। अप्रैल 2020 में 3 वीडियोस रिलीज किए जाते हैं पेंटागन के द्वारा, जब US डिपार्टमेंट एक्चुअली में एक्नॉलेज करता है कि ये 3 वीडियोस जो 2007 और 17 में लीक हुए थे ये एक्चुअली में असली वीडियोस थे। अगस्त 2020 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक UAP टास्क फोर्स बनाता है कि जितने भी UAPs हमें दिखते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए और कैटलॉग किया जाए, क्योंकि वो US की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे UFOs जो देखे गए थे सबके बारे में हमें पता है। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 5-10 सालों में भी जहां पर US के पायलट्स ने खुद UFOs को ऑब्जर्व किया है, लेकिन डिफरेंस बस ये है, कोई ये नहीं कहता कि वो एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हैं। There were a lot of different data sets that came in that we looked at, tried to figure out what they were. There were some that turned out to be weather balloons, for example. In fact, there were several, but there were many that there is not enough data and sensor data. When we had a lot of sensor data on some of them, that we couldn't determine what they are. माना यह जाता है कि ये UFOs किसी हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा है जिस पर किसी देश की सरकार की कोई एजेंसी काम करने लग रही है। आज के दिन भी एरिया 51 एक ऐसा ही एरिया है जहां पर कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करी जाती है। आज के दिन एरिया 51 एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है, ना सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, और अमेरिकन स्टेट नेवाडा के लिए बहुत अच्छा टूरिज्म का भी एक जरिया बन चुका है। साल 1996 में जो नेवाडा की स्टेट थी उन्होंने अपने हाईवे को रीनेम कर दिया था एज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे। उन्होंने सोचा अगर लोग आना ही चाहते हैं इस कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करके इस जगह पर, तो आए, हम इसका फायदा उठाते हैं टूरिज्म के लिए। बस एक चीज है, कभी आप इसके पास जाओ तो एरिया 51 के अंदर मत जाना, ट्रेसपास मत करना, क्योंकि अभी भी वो एक मिलिट्री की फैसिलिटी है। वहां जाओगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक डच यूट्यूबर था टीस ग्रांजियर करके, जिसने एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश करी थी। इसकी वजह से इसे 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। Men identified themselves as YouTubers who acknowledged they saw the no trespassing signs at the Mercury Highway entrance, but went in anyway. They have been charged with trespassing.
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो और ऐसे मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर या टाइटैनिक के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।